कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। और उम्मीद है आप सबको भी वक्त गंवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अपन सुन रहे थे घुटन। घुटन में आप सबको पता ही है, पीछे जाके आपको प्रीवियस पार्ट सुनना पड़ेगा जानने के लिए कि आगे स्टोरी में क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से होगा। तो चलिए बताते हैं। जब तो इधर इन दोनों के पिताजी और माताजी को स्टेशन लाया गया होता है। दोनों के नहीं, मगर आधारिका के पिताजी राघवेंद्र जी पहुंचे होते हैं स्टेशन। स्टेशन पे जैसे पहुंचते हैं, यश उनका कॉलर पकड़ लेता है। उन दोनों में बातों में जो बहस होती है उसको देखते हुए कहीं न कहीं एक अलग सा डर राघवेंद्र जी के दिल में तो होता ही है, मगर वो भी डरने वालों में से नहीं होते हैं, क्योंकि अब इतने भी तो गए हुए नहीं है ना। राघवेंद्र जी अपनी कॉलर से हाथ छुड़ाते हुए यश को बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐरा गहरा हूँ और मेरी बेटी ऐरी गहरी है, और जिसका जो मन आएगा आके मेरी बेटी को कह के चला जाएगा। तुम होगे इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, मैं भी यहाँ पे ईंट के भाव बिजनेस नहीं करता। और हाँ, तुमने जो मेरी कॉलर पकड़ने की ज़रूरत की है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसका जवाब तो तुम्हें कमेटी में देना पड़ेगा, ठीक है? जिससे भी पूछना हो पूछ लेना। सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया जो हैं उनसे पूछ लेना मेरी औकात क्या है। और तुम आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू यश, अब तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे जब धमकी दे रहे होते हैं और बता रहे होते जब यश को उसके पिता आधारिका के, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है यश के लिए। यश उनको घूरे जा रहा होता है और कहता है कि इंस्पेक्टर, ये इंसान यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए स्टेशन से। इन दोनों की गहमा गहमी में बस इंस्पेक्टर इन दोनों की बातें बस सुन रहा होता है। वो क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा होता है। फिलहाल के लिए वो चुप इन दोनों की बातें बस सुन रहा होता है। उधर से हवलदार आता है, कहता है कि साहब अब ये आपको क्या करना है? तो कहते कि मैं क्या करूँगा, ये दोनों बिजनेसमैन ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी की होता है ना कि दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों रोटी के लिए और किसी ने इनकी रोटी छीन ले गया हो। वैसे ही किसी यानी बिल्ली की तरह दोनों लड़ रहे हैं। अब पता नहीं इस स्टेशन का क्या होगा। कहते हैं ना कि बड़े लोगों का दिमाग घुटने में होता है। वो दोनों बातें एक दूसरे में करके हंस रहे होते हैं और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इधर मोहिनी इन दोनों को खड़ा होके साइड से देख रही होती है और आके राघवेंद्र जी का हाथ पकड़ के उनको साइड लेके जाती है। जैसे उनको साइड लेके जाती है और उनके कपड़ों के जो क्रिच होता है, वो जो खराब हुआ होता है, उसको सही करते हुए कहती है कि सुनिए, आप कोई बाजारी के गुंडे नहीं हैं कि आप इस तरीके से हरकत किए जा रहे हैं। अगर कोई गिरा हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको उसके लेवल पर जाके इतनी गिरी हुई हरकतें करने की ज़रूरत है। और हाँ, किसी की बीवी गुम हो गई हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारी बेटी ने ही गुम किया है। अपने शब्दों और अपने आप पे हमेशा लगाम होनी चाहिए। मोहिनी जी वैसे तो बहुत समझदार महिला होती हैं, बहुत समझदार, सहनशील, शब्दों को सोच समझ के यूज़ करने वाली। और भले ही राघवेंद्र जी उनके सामने शब्दों को चलाते हैं घर में, मगर बाहर की दुनिया में मोहिनी जी के शब्दों के सामने राघवेंद्र जी हमेशा चुप रहते हैं। मोहिनी जी राघवेंद्र जी के आगे होते हुए कहती है कि मिस्टर सिंघानिया, आपने मेरे पति का गिरबान पकड़ के बहुत गलत कर दिया। आई थिंक आपको पता नहीं है कि आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स में से 45% की शेयर होल्डर मैं हूँ, और आपने मेरी पति के गिरबान को पकड़ के आपने ये साबित कर दिया कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लायक कोई भी चीज़ नहीं है, आपकी इज्जत भी नहीं। समझ आया? दोबारा से मेरे पति के पास पहुंचने से पहले एक बार मेरे शब्दों को ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि जिस चेयरमैन के कुर्सी पे आप बैठे हैं, मेरा हाथ जाते ही खिंच जाएगा।
और ये शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बातें वो इतनी गंभीरता और इतने गुस्से से बोल रही होती है कि उसके शब्दों में ना गुस्सा दिख रहा होता है, मगर उसके शब्द धमकी भरे लग रहे होते हैं। तब तक हवलदार कमेंट्री करते हुए बोलता है कि सर, ये तो सिंघम अमूमन निकल गई, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, और ये तो अमूमन कहती है ना कि गजब। वो इंस्पेक्टर उधर से बोलते हुए कहता है कि पता है ना कि बड़े लोगों की औरतें उनसे भी खतरनाक होती हैं, देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। ये बात बोलते हुए इंस्पेक्टर चुप हो जाता है। इधर देव खड़े होकर चुपचाप सुन रहा होता है इनकी सबकी बातें, फालतू की जो बातें हो रही होती हैं, और यश जो तमाशा कर रहा होता है। थोड़ी देर में कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं स्टेशन के बाहर, और जैसे ही बाहर आते हैं, जैसे ही आवाज़ आती है, इंस्पेक्टर समझ जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए। और मैं बता दूं कि बाहर रिपोर्टर्स आ चुके हैं। सर आप भी, सर मैम आप भी, प्लीज़ चुपचाप बैठ जाइए और बातों से सुलझाते हैं ना, ऐसे गहमा गहमी से तो कुछ सुलझेगा नहीं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इंस्पेक्टर, यश बोलता है, इंस्पेक्टर, मुझे किसी की बात समझने की ज़रूरत नहीं है और किसी की औकात भी नहीं है कि मुझे समझा सके। और जिस शब्दों से इनकी बीवी ने मेरी बेइज्जती की है, इनको तो भरपाई करनी पड़ेगी। इन्होंने बताया जो मेरी कंपनी में इनके शेयर्स हैं, जो आधे % से भी ज़्यादा हैं, या इनकी जो भी डिमांड है, मैं तुरंत ही इनके मुंह पे जवाब ज़रूर मारूंगा। मगर फ़िलहाल के लिए इनको स्टेशन से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। जैसे ही ये बात पुलिस वाला सुनता है, कहता है कि सर हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है और इस तरह से हम उनको यहाँ पे रोक के नहीं रख सकते। जब ये बात बोलता है यश को, यश चुपचाप देख तो रहा होता है, मगर कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। आप मुझे आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं। तो एक बात समझ लीजिए कि मुझे आपकी वर्दी से लगता है कि प्यार नहीं है। जब यश कुछ ज़्यादा ही वर्दी वर्दी कर रहा होता है तो कहते, ओह चल निकल। जैसे ही वो अपने शब्दों पे आता है, कहते कि सॉरी सर, सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था। मैं बस इतना बोलना चाह रहा था कि थोड़ा सा मौका दीजिए, मोहलत दीजिए, मैं करता हूँ ना, कुछ करता हूँ। ठीक है। यश पीछे के दरवाजे से निकलता है, उसके पीछे के दरवाजे से उसकी गाड़ी लगी होती है और तुरंत वो गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। इधर राघवेंद्र जी और मोहिनी जी, इधर मोहिनी जी और राघवेंद्र जी को जब इंस्पेक्टर देखते हैं, कहते कि अरे सर, माफ़ी, मैंने मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, और आप प्लीज़ मेरी कंप्लेन प्लीज़ मत करिएगा और आप भी जा सकते हैं, बाकी काम मैं देख लूँगा, किसके साथ क्या करना है। ये बोलते हुए और चेहरे पे एक बड़ी कुटिल सी मुस्कान होती है और उन दोनों को भी बाहर का रास्ता दिखा देता है इंस्पेक्टर। जैसे हवलदार आता है और देव दोनों ही खड़े होकर सुन रहे थे, कहते कि सर अब आप क्या करेंगे? तो कहता है कि क्या करना है क्या, ये दोनों बड़े रईसज़ादे हैं, अपन हम बाबा कुछ नहीं करने वाले, हम तो बस दूर से बस कार्रवाई हो रही है ना, ढूंढ रहे हैं, मिल गई तो हवाले कर देंगे, नहीं मिली तो कार्रवाई हो रही है। कहते हैं कि सर, हवलदार कहता है बहुत महान हो, बहुत बहुत, ऐसे करते हुए जब ये इन सब की बातों को सुन के बिना रिएक्शन के बाहर आता है, पुलिस स्टेशन के बाहर आता है, तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आधारिका और राधा कहाँ तक पहुँचे और ये बातें कैसे पता चलेंगी। वो अपने फ़ोन से फ़ोन भी नहीं कर सकता। और जैसे कि जनरेशन चेंज होता रहता है, जनरेशन के चेंज होने के बाद ये स्टोरी हुई होती है कि आधारिका और राधा रास्ता तय करके आधारिका अपने गांव वाले घर पे पहुंच चुकी होती है। और जब वो अपने गांव वाले घर पे पहुंचती है तो उस घर में बहुत बड़ी फैमिली होती है, बहुत बड़ी। उसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, सब रिश्तेदार होते हैं। जब वो इतने लोगों से मिलती है, वो अपना सर पकड़ लेती है, बट उसको जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है।
आधारिका को, बट उसके गाँव की फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। इससे आधारिका परेशान तो होती है, मगर राधा को इस बात से कोई परेशानी और तकलीफ़ नहीं होती है। तो दोनों जब एंटर कर रहे होते जब दोनों ही घर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं, राधा और आधारिका। अब यहाँ पे कैसे कितने दिनों तक छुपना है, क्या करना है, क्या बहाना देना है कि हम लोग क्यों आए हैं। उसके दादाजी के सामने जब आधारिका जाती है, तो दादाजी एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, तुमको अब वक्त मिला है हमसे मिलने का। हाँ आधारिका, तो कहती कि दादाजी, वो भागते हुए जाती है और उनको गले से लिपट जाती है, कहती कि आई मिस यू दादाजी। तो कहती कि हाँ हाँ, तुम्हें यहाँ पे और कोई तो दिखता ही नहीं है, जब तुम वहाँ चली जाती हो तो तुम्हें याद भी नहीं रहता, तुम्हारे दादा दादी चाचा चाची मामा ये लोग भी हैं, तुम तो बस चली गई तो चली गई। कितने वर्ष के बाद मिलने के लिए आई हो, पूरे 5 वर्ष के बाद। कहती, दादाजी क्या कह रहे हो आप, 5 वर्ष? हाँ बिल्कुल, तुमको ये तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है हमारे लिए, तुम्हारी दादी के लिए, मगर तुम तो हमारी पोती हो ना, तुम्हें तो हमारी बात समझनी चाहिए। बोली शकुंतला जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो कहते हैं, उनकी दादी बोलती हैं दारिका की हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे बहू और बेटे को तो चिंता नहीं है, मगर पोती को भी चिंता नहीं है, ये बात हमें अब समझ आ रही है। बहुत बहुत धीरे धीरे समझ आ रही थी, मगर अभी हमें बहुत जल्दी जल्दी समझ आ रही है। तो दादी को फिर से दोनों लोगों को हक कर लेती है, और दोनों की नज़रें जब सामने पड़ती है, तो एक अनजान सी लड़की, पतली शरीर, लंबे केस और आँखों में शर्म, और एक दुपट्टे के कोने से आधा चेहरा ढका हुआ, उसको ऐसे घबराता और डरते हुए देख के, जब खड़क सिंह मतलब दादाजी कहते हैं कि ये कौन है, तो कहते कि ये दादाजी ये मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ ही यहाँ पे रहेगी कुछ दिनों के लिए, क्या आप उसको यहाँ पे रहने की इजाज़त देंगे? तो कहते कि हाँ हाँ, अब हमारी पोती की फ्रेंड है तो हम क्यों नहीं इजाज़त देंगे। और रही बात तुम्हारी, तो हमें बहुत सारी बात तुमसे करनी है। तुम्हें कितने हम याद करते हैं पता है? खड़क सिंह जो होते हैं, वो भले ही नाम से बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, मगर उनका दिल मोम का होता है। उसके सर पे हाथ फेरते हुए आंखों में अजीब सी चमक होती है, और उसको देखते ही ऐसे लग रहा होता है खड़क सिंह की ज़िंदगी में खुशी का बहार आ गया हो। उसके सर पे हाथ फेरते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उसकी दादी, जो सर पे पल्लू रखे हुए और बड़े खूबसूरत ही अंदाज में बड़े प्यार से कहती हैं कि आओ बेटा तुम भी आओ। उस जब वो बुलाती हैं, जब बुलाती हैं जाती है, जाने के बाद वो पैर छूती है, पैर छूने के बाद जब खड़ी होती है तो कहती है जीती रहो बेटी, झुक झुक जियो, तुम तो एकदम नज़र ना लगे किसी की। और बलैया लेते हुए उसके चेहरे पे एक किसी अपने हाथों से उसके गालों पे रखती हैं और कहती हैं कि बहुत सुंदर हो। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? शकुंतला जी पूछती हैं। थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है राधा। राधा हड़बड़ा के कहती कि मैं तक उस बात को रोकते हुए कहती है, क्या दादी आप ये सब कुछ यहीं पे पूछ लेंगी? चलिए ना मैं बताती हूँ। इसका नाम राधा है और ये मेरी फ्रेंड है, और शहर में ही मेरे साथ ही रहती थी, और इसके माँ बाप नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है। ये मेरे साथ रहती थी और हम साथ ही रहते थे, तो मैंने बोला कि चलो मैं गाँव जा रही हूँ, तुम भी मेरे घर वालों से मिल लेना। शकुंतला जी के आँखों में राधा के लिए दया, ममता दोनों ही भर जाती है, क्योंकि इस तरह से उनको सुनते हुए बड़ा बुरा लगता है कि ना माँ बाप हैं, ना भाई बहन, ना कोई पूछने वाला। इस बातों से शकुंतला जी के दिल पे बहुत गहरा चोट पहुँचा होता है, और उस दर्द को वो समझ पा रही होती है। कहती हैं कि बेटा मैं इस दर्द को समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी वो दर्द को सहा है। कोई नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके सर पे हाथ फेरते हुए राधा के कहती कि चलो चलो तुम दोनों चलो, जाओ जाओ फ्रेश हो लो। उसकी चाची राधारिका की आती हैं और कहती कि तुम इतनी बड़ी हो गई, 5 साल में तो तुम इतनी थी और अभी इतनी हो गई।
अरे क्या चाची, आपके लगता है कि चश्मे का नंबर बढ़ गया है, लगता है चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। मैं आ गई हूँ ना, चल के डॉक्टर को दिखा के नंबर चेंज है। बट पगली, कुछ भी कहना है। ऐसे ही उसकी चाची शरारत जब कर रही होती है, आधारिका इस तरह से मस्ती कर रही होती है, राधा उसको बड़े प्यार से देख रही होती है। इन दोनों के बीच में अभी ये सारी चीज़ें शॉर्ट नहीं होती हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। जैसे ही चाची जो होती हैं, वो लेके जाती हैं, दोनों को अलग अलग कमरे में लेके जा रही होती हैं। दोनों के कमरे आमने सामने होते हैं, वो दोनों के कमरे आमने सामने होते हैं, तो कहते हैं कि वैसे चाची बोलते हैं कि ये कमरा तो साफ़ कराना बाकी है, ये कमरा क्लीन है, तो क्या तुम दोनों एक साथ तो एडजस्ट कर लोगे आज के लिए, मैं कल तुम दोनों का कमरा ठीक करवा दूंगी। और मुझे पता नहीं था ना कि आधारिका तुम आ रही हो, नहीं तो मैं तुम्हारा कमरा, तुम्हारा तो पहले से ही है, मैं एक और कमरा ठीक करवा देती हूँ। तो कहती कि नहीं नहीं चाची, कोई इशू नहीं है, राधा मेरे साथ रह लेगी, ठीक है राधा सही है ना। तो कहती कि हाँ, और चाची मेरे कबर्ड में मेरे कपड़े रखे हुए हैं ना। तो कहती कि हाँ हाँ बाबा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कबर्ड में रखे हुए हैं, जाके तुम दोनों फ्रेश हो लो। पर चाची जैसे ही टर्न होती हैं, फिर उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि आधारिका। तो कहती कि हाँ, तुम दोनों का सामान कहाँ है। तो कहती कि अरे चाची, वो हंसते हुए आती है और चेहरे पे घबराहट को दबाते हुए कहती कि अरे चाची, मैंने सोचा है कि यहाँ पे मेरे कपड़े है ही हैं, और हम लोग ऐसे बातें करते करते आए, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे मिलती चलूँ। तो कहती अच्छा अच्छा अच्छा। वो बहाना देते हुए चाची को भेज देती है, और दोनों एक दूसरे की सांसों में सांसें आती है, और फिर जाके वो बैठते हैं बेड पे। आज तो बच गए बाल बाल, नहीं तो चाची तो जासूस बन गई थी अभी। फिर वो थोड़े से आराम करने के बाद दोनों ही कहती है राधिका, राधा तुम जाओ फ्रेश हो लो, और मैं तुम्हारे फ्रेश होने के बाद मैं आती हूँ। तो कहती हो कि अच्छा तुम कहीं जा रही हो। तो कहती है नहीं, मैं यहीं पे हूँ ना, और मैं अभी कैसे बात करने मैं सोच लूँ देव से क्या खबर है वहाँ की, और सब कुछ ये सारी बातें होने के बाद फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती कि ठीक है। वो चली जाती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। ऐसा तो होता नहीं कि उन दोनों ने काम किया है, उन दोनों को परिणाम स्वरूप सारी चीज़ें पता होती हैं कि क्या क्या होने वाला है। फिलहाल में भले ही डर रहे होते हैं, मगर उन दोनों की सांसें इस बात पे अटकी हुई होती हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा देखा जाएगा। इस बात पे इस तरह से खुद पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही बाथरूम में राधा दाखिल होती है, राधा दाखिल होने के बाद बाथरूम का दरवाज़ा लगा देती हैं, और कपड़े, वो तो कपड़े लेके नहीं गई। इधर अदारिका को भी इस बात का कोई टेंशन नहीं होता, वो भी अपने कमरे से निकल जाती है, और ये सोच में हो रही होती है कि अभी तो मैं अपना फ़ोन बंद करके रखी हूँ, कैसे पता करूँ उससे, देव से कैसे बात करूँ। तब तक उसका कज़न होता है, मतलब चाचा का बेटा, और कौन, सतीश। सतीश आता है और कहता है कि दीदी तुम कब आई। तो कहती कि बस अभी अभी आई। और तुम कहाँ थे। तो कहते कि दीदी मैं तो गया था, कोचिंग गया था, बस अभी अभी आ रहा हूँ, और आप आ गई ना, अब तो हम बहुत मस्ती करेंगे दीदी, क्रिकेट खेलने चलें हम। तो कहते कि अभी तो अंधेरा हो गया है। तो कहते कि हाँ ये तो है दीदी, चलिए ठीक है, सुबह खेलेंगे ना। तो कहते कि हाँ। सतीश। तो कहते कि हाँ दीदी, तो तुम्हारे पास फ़ोन है क्या। तो कहते हैं हाँ हाँ दी है तो कहती हैं कि दोगे क्या, मेरा फ़ोन एक्चुअली बंद हो गया है, और मुझे एक कॉल करना है, तो क्या तुम अपना फ़ोन दे सकते हो। अपने बालों को इस तरह से झूठ बोल रही होती, तो कानों को पीछे करते हुए वो सतीश से उसका फ़ोन मांगती है। सतीश उस अपना फ़ोन निकालता है और उसके हाथों पे रख देता है, कहता है कि दीदी ये लीजिए। उसका फ़ोन जो होता है कीपैड होता है, वो उस पे अपना नंबर डायल करती है, और फ़ोन करती है देव के नंबर पे। देव जैसे ही फ़ोन उठाता है, कहता है कि तुमने फ़ोन क्यों किया, पकड़वाओगे क्या। तो कहती कि मेरा दिमाग खराब मत करो देव, ठीक है, ये जो सब हुआ है ना, ये तुम्हारा प्रपंच है। तो कहती कि क्या, ये मेरा प्रपंच है। नहीं नहीं बाबा, ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम्हारा हाथ है। तो कहता है कि अब ठीक है छोड़ो, वहाँ पे क्या हाल है, सब ठीक है, माँ पापा ठीक है, तुमने माँ पापा से मिला। तो कहते हैं कि हाँ, वैसे अंकल और आंटी दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और तुम्हारे साथ तो वो क्या करेंगे पता नहीं, मगर उनको ये पता चल गया कि इन सब कांड में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं इस बात के लिए टेंशन में हूँ। तो कहते कि यार तू इस मैटर से निकालने का कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। कहते कि अगर हम इस बात को साबित कर दें कि ये मानसी नहीं है,
तो कहती कि पर ये साबित कैसे होगा? ये गाँव में रही पली है और उसने पूरे वो रहन-सहन के साथ वो वहाँ पे रह रही थी। ये अगर हम साबित कर दें कि यश सिंघानिया खूनी है तो कहते कि हाँ, ये बात कुछ बन सकती है और उसके बाद हमेशा-हमेशा के लिए तुम दोनों की ज़िंदगी से वो बाहर हो जाएगा। ये पर होगा कैसे? तो कहती है ठीक है मैं कुछ पता करता हूँ। देव कहता है कि मैं उसकी बीवी का फ़ाइल डिटेल निकलवाता हूँ। अगर उसकी बीवी कुछ साल पहले गुम हुई है, तो ज़रूर कुछ न कुछ क्लू होगा। मैं जब तक ढूँढ ना लूँ, तब तक तू वहीं पे छुपी रह और मुझे इस नंबर पे बार-बार फ़ोन मत लगाना। अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा, तो मैं तुझे खुद करूँगा। समझ में आया? तो कहते हैं कि हाँ, ठीक है। अब वो फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद जब देव इधर-उधर देखता है, कोई नहीं होता, वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे वो हवलदार खड़ा होता है और उसने देव की बातें सुनी होती है, पर वो बातें समझ नहीं पाया होता है। उसकी समझ में छोटी-सी बात नहीं गई होती कि किसके बारे में देव बात कर रहा है। ये भी लड़का पता नहीं क्या-क्या बातें करता रहता है। लगता है कभी-कभी कि इसका स्क्रू ढीला हो गया है। ये बातें कहते हुए हवलदार वो चाय लेने के लिए चला जाता है और देव अपने काम की ओर निकल पड़ता है। फिर जैसे वो धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ा रहा होता है, वो सोचे जा रहा होता है कि उसको कैसे सारी डिटेल यश के बारे में पता चलेगी और यश का ये खून का मैटर वो कैसे साबित करेगा कि उसने खून किया है अपनी बीवी का और उसकी जगह पे किसी और लड़की को अपनी बीवी बना के रख रहा है। बहुत परेशान होता है। इधर यश अपने विला में जा चुका होता है। विला में जाने के बाद वो परेशान होता है कि अब मानसी का अगर फादर आ गए तो वो क्या जवाब देगा और कहीं उसके हाथ से पूरी प्रॉपर्टी और उसका चेयरमैन का चेयर ना उससे छिन जाए। मुझे इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट करना पड़ेगा। वो ये बात सोचते हुए अपने घर में चक्कर काट रहा होता है तक उसके फ़ोन पे फ़ोन बजता है और हेलो हाँ, जैसे ही ये शब्द सुनता है उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं उसके चेहरे के और वो ये सोचने लगता है कि अब क्या करूं, अपने चेहरे से पसीने को हटाते हुए और बड़ी हिम्मत जुटाते हुए एक कहानी बुनता है। वो कहानी ये होता है कि पापा वो मानसी तो कहते कि हाँ मानसी कहते कि पापा मानसी घर छोड़ के भाग गई है। तो कहते कि क्या व्हाट पर क्यों? पता नहीं पापा क्यों चली गई हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है और मैं आपको ये बात कैसे बताता, मैं यही सोच रहा था। मगर मुझे बड़ी हिम्मत लगी है आपको ये बात बताने के लिए। मैं उम, मैं तो कहते हैं कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो होते हैं आउट ऑफ इंडिया और जैसे ही ये बात सुनते हैं, मानसी के पिता फ्लाइट बुक करते हैं और तुरंत ही वो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद सिंघानिया मैंशन से गाड़ी जाती है और उनको पिक करते हुए जैसे ही उसके फादर फिर से सिंघानिया मैंशन आते हैं, उस दौरान सुबह हो चुकी होती है। जैसे ही सुबह होती है, दिन हो चुका होता है, सूरज की रोशनी बिखर रही होती है और उसके फादर की आवाज़ मानसी के, तुमको एक छोटा-सा काम दिया था और तुम अपनी बीवी को नहीं सँभाल सकते हो, तो चेयरमैन की कुर्सी क्या सँभालोगे यश? हाँ? तुमने तो जब आए थे तो तुम बड़े-बड़े वादे कर रहे थे। वैसे भी मेरी बेटी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो भाग गई तुम्हारे घर से? हाँ? ये सब बातें पूछने का जो क्वेश्चन होता है, चुपचाप ये सुन रहा होता है। कहता है कि पापा वो प्यार करती थी उस लड़के के साथ इसलिए मुझे वो छोड़ के भाग गई। वो अलग ही ज़ोन का एक कहानी बना देता है कि वो किसी से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि मैं उसको तलाक दे दूँ और मैं नहीं दे रहा था इसलिए वो मुझे छोड़ के भाग गई। तो कहते हैं कि अगर ये बात निकली ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी और किसी भी कीमत पे यश मैं अपनी बदनामी नहीं होने दे सकता। मेरी इज़्ज़त और मेरी शोहरत इसलिए नहीं बनाया था कि आज मैं उसको ऐसे ही गँवा दूँ और तुम्हारी तुम जब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो तुम कहाँ थे? तुम्हारा दिमाग कहाँ था? जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं। पर एक बात उनको बड़ी तेज़ी से खटक रही होती है कि उनकी बेटी इसको छोड़ के क्यों भागेगी? क्योंकि मानसी ने तो इससे शादी की होती है और
इसके डैड को बहुत ज़्यादा मजबूर किया होता है इसे शादी करवाने के लिए यश के लिए। यश एक रहस्यमय इंसान होता है, उसके बारे में उसके डैड को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बट आज उसके डैड के सामने जो बातें मानसी के बारे में आई होती हैं, अगर मानसी इससे प्यार करके इससे शादी की थी तो इसको छोड़ के क्यों जाएगी? भले ही अपने चेहरे पे ये बातों को ना जताते हुए यश को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ढूँढने को बोलो। अगर ये बात मीडिया में उछली तो तुम समझ लेना तुम्हारी बेइज़्ज़त जाएगी और तुम्हारी जो कुर्सी है वो तो जाएगी ही जाएगी। तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कहते कि डैड पर वर कुछ नहीं यश, तुम्हारा काम है मेरी बेटी को ढूँढना और जल्दी से जल्दी ढूँढने की कोशिश करो। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, जो मानसी के फादर होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि मानसी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। उस घर से निकलते हैं और जैसे ही वो डोर के बाहर जाते हैं, उनका एक गार्ड, उनका बहुत ज़्यादा पुराना गार्ड होता है और वफ़ादार भी होते हैं। वो आके वो कुछ बोलना चाह रहा होता है, पर यश उसके सामने आ चुका होता है और वो बोल नहीं पाता। वहाँ पे बोलने के लिए तो वो आया होता है, बट वो चुप हो जाता है उसको देख के, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इनके सामने मुँह खोल दिया, तो कहीं यश उसकी ज़िंदगी के साथ ना खेल जाए। यश बहुत सीधा-साधा उसके फ़ादर के सामने बन रहा होता है, मगर उसके फ़ादर ये बात समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं, अपने बंगले पे पहुँचते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि माँ जिस बेटी ने उससे इतनी लड़ाई की यश से शादी करने के लिए, आज वो यश को छोड़ के चली गई। कैसे हो सकता है? और किसी के प्यार में पड़ गई। यकीन नहीं आ रहा होता है, क्योंकि मानसी का वो स्वभाव बिल्कुल नहीं होता है। उसके फादर उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए अब वो सोचे जा रहे होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो छानबीन कराने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर करते हैं। कंपनी को हायर करने के बाद कहते हैं कि मेरी बेटी मानसी, मैं उसकी फ़ोटो भेज रहा हूँ, तुम उसको ढूँढो। और हाँ, एक और साथ में मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे डाउट नहीं है, मगर है भी। मैं अपने दामाद के बारे में पता कराना चाहता हूँ। मैंने ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, पर मैं ये काम नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बेटी का पसंद गलत कैसे हो सकता है। शायद मुझे ये चीज़ पहले करनी थी। तुम अभी करके बताओ मुझे इस मैटर में क्या गड़बड़ है। ये बोल के फ़ोन रख देते हैं और उनका ड्राइवर ये गाड़ी ड्राइव करते हुए उनके घर तो पहुँच ही गए होते हैं। जैसे वो अपने घर में दाखिल होते हैं, उनकी जो मेड होती है, मेड आके कहती है कि साहब आप आ गए? तो कहते हैं कि हाँ, मैं आ गया। और अपने टाई को ढीला करते हुए कहते हैं कि 1 कप चाय ला दो प्लीज़। तो कहते हैं कि हाँ, हाँ, मैं लेके आती हूँ ना। वो ऐसा कहते हैं और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इधर राघवेंद्र जी और उनकी पत्नी मोहिनी जी घर पहुँचे होते हैं। घर पहुँचने के बाद राघवेंद्र जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। मोहिनी जी कहती है कि प्लीज़ आप शांत हो जाएँ, और मुझे पूरा यकीन है कि अधारिका कुछ गलत नहीं करती है, अगर उसके पीछे रीज़न ना हो तो। अपनी बेटी पे भरोसा है ना, आपने उसको शुरू से ही देखा है। अगर उसने कुछ किया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, और मुझे पूरा यकीन है अपनी बेटी पे। और ये यश सिंघानिया दूसरे के सरनेम के साथ बड़े इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, इसका तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब मोहिनी जी ये बोलती हैं, तो राघवेंद्र जी कहते हैं कि मोहिनी जी आप सही कह रही हैं, यश का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं इसमें मानसी सिंघानिया ने क्या देखा था जो इससे शादी कर ली और खुद घर बैठ गई और इसको बिजनेस सौंप दिया। ये सारी बातें ये हो रही होती हैं मोहिनी और राघवेंद्र जी में। मोहिनी और राघवेंद्र जी कभी मानसी सिंघानिया से नहीं मिले होते हैं, मगर उनको इतना यकीन होता है कि मानसी सिंघानिया के आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें आई होती हैं। मानसी सिंघानिया जो होती है बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी होती है, मगर मानसी सिंघानिया को देखा कोई नहीं होता है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। इसलिए
बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई होती हैं। अब मानसी सिंघानिया एक होता है ना कि मिस्ट्री होती है सबके लिए, मगर कहीं न कहीं राधा के ज़िंदगी में अब वो एक परेशानी बन चुकी होती है। ये बात देव के साथ होने के बाद सतीश को फ़ोन वापस कर देती है अधारिका और वो अपने कमरे में जाती है। जैसे ही एंटर करती है, दरवाज़ा खोलती है, तो टॉवल में राधा को देख के उसके माथे से पसीना आने लगता है और उस माथे से पसीना आए हुए उसको अपने हैंकी से निकालती है और साफ़ करने लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन कल सुनेंगे आगे क्या होता है स्टोरी में। सुनते रहिए गुड्डन, और हाँ, बने रहिए मेरे साथ। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टोरी को एंजॉय करें। कैसी लगी स्टोरी आप सब बताएं, और फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नो गुड नाइट यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।